नमस्कार, जो आप झारखंड देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले ईडी की कार्रवाई पर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मनरेगा घोटाले में ईडी और बड़ी कार्रवाई की तैयारी कर रही है। मंगलवार को ईडी की ओर से सभी आरोपियों को नोटिस भेजा जाएगा, जिसके बाद उन्हें अलग अलग तारीख को पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा। इधर आज भी रांची ऑफिस में ईडी की टीम मौजूद है, जिनका नेतृत्व दिल्ली से आए सीनियर अधिकारी कर रहे हैं। इधर आईएएस पूजा सिंघल के पति अभिषेक झा से भी पूछताछ होने वाली है। साथ ही पल्स हॉस्पिटल के वित्तीय अधिकारियों से भी पूछताछ की जाएगी। वहीं कल छापेमारी के दौरान जब्त किए गए इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस यानी कि मोबाइल, लैपटॉप सहित दूसरे गैजेट्स को ईडी की टीम खंगालेगी, जिससे कई अहम सबूत मिल सकते हैं, कई अहम राज जो है वो खुल सकते हैं। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं ईडी की कार्रवाई पर, जहां पर ईडी अपनी कार्रवाई को और बड़ा करने की तैयारी में जुट गई है। आपको बताते चले कि कल छापेमारी के दौरान जब्त किए गए इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस यानी कि लैपटॉप, मोबाइल सहित दूसरे गैजेट्स को ईडी की टीम खंगालेगी, जिससे कई अहम सबूत ईडी की टीम के हाथ लग सकते हैं। और देखिए, इधर आईएएस पूजा सिंघल के पति अभिषेक झा के सीए सुमन कुमार की रिमांड अवधि आज से शुरू हो रही है। घर से जब्त पैसों का स्रोत नहीं बता पाने पर उनकी गिरफ्तारी की गई थी, जिसके बाद मनी लॉन्ड्रिंग के विशेष जज ने सुमन को 5 दिनों के रिमांड पर भेज दिया था। 12 मई तक पूछताछ में ईडी सीए सुमन से पैसों के सोर्स के साथ ही जब्त कागजातों और काली कमाई के बारे में भी गहनता से पूछताछ करेगी। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। आज से सीए सुमन की रिमांड अवधि की शुरुआत हो चुकी है। 12 मई तक पूछताछ में ईडी सीए सुमन से पैसों के सोर्स के साथ ही जब्त कागजातों के बारे में पूछताछ करेगी। और झारखंड में आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल, उनके पति अभिषेक झा और उनके परिजनों की मुश्किलें जो है वो बढ़ गई हैं। ईडी जांच में मिले दस्तावेज और करोड़ों रुपए की बरामदगी के बाद कई तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं। सीए सुमन कुमार को 5 दिनों के रिमांड पर लिया गया है। आज से ईडी सुमन से पूछताछ शुरू करेगी। ईडी जांच को लेकर जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 से हमारे संवाददाता अविनाश कुमार। झारखंड में पूजा सिंघल और उनके पति अभिषेक झा पर ईडी के छापेमारी के बाद लगातार उनकी मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है। 37 घंटे तक चली इस जांच के बाद कई ऐसे दस्तावेज उनके आवास से लेकर उनके कई ठिकानों से मिली है, जो आने वाले समय में इनके लिए मुसीबत खड़ी कर सकती हैं। सीए सुमन कुमार को 5 दिनों के रिमांड पर लिया गया है और उनसे पूछताछ आज से शुरू हो जाएगी। पूछताछ के दौरान इस बात की पड़ताल करने की कोशिश होगी कि कैसे उनके पास इतनी बड़ी राशि थी और जो राशि उनके पास से बरामद की गई है उसमें पूजा सिंघल, उनके पति, उनके परिवार के दूसरे सदस्यों की कितनी बड़ी भूमिका है। और ये सारी चीजें समय के साथ आगे बढ़ती चली जाएगी। मैं इसलिए ये कह रहा हूँ कि जो राशि मिली है, जो दस्तावेज मिले हैं, जिस तरह के कंपनी का उल्लेख किया जा रहा है और उसमें बहुत सारे परिवार के सदस्य भी डायरेक्टर हैं, तो ये बात सामने आ चुकी है कि कैसे, चाहे वो मनरेगा की बात करें या दूसरे सोर्सेज से भी बात करें, जो पैसे इस कंपनी में लगाए गए हैं वो आखिर कहां से आए थे, कैसे आए थे, उसमें आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल का कितना बड़ा योगदान है, उनके पति का कितना बड़ा योगदान है, और ये सारी चीजें कितने दिनों से चली आ रही थी। जो कागजात मिले हैं उन कागजातों से कैसे पूजा सिंघल और उनके परिवार के सदस्य फंसते हुए नजर आ रहे हैं, ये समय दर समय इसका खुलासा होता चला जाएगा। क्योंकि जब 5 दिनों तक ईडी की टीम सीए से पड़ताल करेगी, तब एक एक खुलासे होंगे और एक एक ऐसा मामला सामने आएगा जो शायद झारखंड के इतिहास के लिए एक बड़ी बात होगी। कैमरा पर्सन संजीव के साथ अविनाश कुमार, न्यूज 18 रांची। और वहीं देखिए, सीए सुमन के साम्राज्य के बारे में धीरे धीरे खुलासे जो है वो किए जा रहे हैं। सीए के घर और दफ्तर के पते पर दर्जन भर से ज्यादा कंपनियां रजिस्टर्ड हैं। सीए सुमन के भाई पवन कुमार सिंह कई कंपनियों में निदेशक के पद पर तैनात हैं।
इधर आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल की रिश्तेदार सिपिका और कमलेश सिंघल भी निदेशक हैं। लॉक्सोडाइन सर्विसेज, राधेश्याम फायरवर्क्स LLP, लॉक्सोडाइन फाउंडेशन, श्री साथी फाइनेंस, राधेश्याम एक्सप्लोसिव प्राइवेट लिमिटेड जैसी कई कंपनियां उनके पते पर रजिस्टर्ड हैं। इस खुलासे के बाद ईडी की टीम आज से 5 दिनों तक सुमन के हर राज जानने की कोशिश करेगी। और इसी बीच बड़ी खबर आपको रांची से बता रहे हैं, जहां पर रांची के काके में महिला की हत्या कर दी गई है। तो ये बड़ी खबर आपको रांची से बता रहे हैं, जहां पर काके में महिला की हत्या कर दी गई। गला काटकर महिला की हत्या की गई है। पति ने ही धारदार हथियार से हत्या की वारदात को अंजाम दिया है। सुकरहट्टू गांव की ये पूरी घटना बताई जा रही है। फिलहाल पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया है। और झारखंड में इन दिनों हेमंत सोरेन सरकार और मुख्य विपक्षी दल बीजेपी में ठन गई है। दोनों ही एक दूसरे के खिलाफ पूरी मजबूती के साथ टाल ठोकते हुए नजर आ रहे हैं। हालात कुछ ऐसे बन गए हैं कि कोई एक कदम पीछे हटने को तैयार नहीं। इस रिपोर्ट को देखिए। झारखंड में हेमंत सरकार और बीजेपी की जंग तेज हो चुकी है। ये जंग राजनीति के मैदान से लेकर व्यक्तिगत आरोप तक पहुंच चुका है। खदान लीज मामले से शुरू हुई इस राजनीतिक जंग में अब तक कई खुलासे हो चुके हैं। बीजेपी ने न सिर्फ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बल्कि उनकी कैबिनेट में शामिल कई मंत्रियों के खिलाफ हल्ला बोल दिया है। बीजेपी के खुलासे से सरकार बैकफुट पर है। देखिए, लड़ाई तो ठन गई है और अगर माननीय मुख्यमंत्री जी को लगता है यह व्यक्तिगत है तो ये बताना चाहिए कि खुद का माइनिंग मंत्री रहते माइनिंग लीज लेना, अपने परिजनों को माइनिंग लीज दिलाना, क्या यह व्यक्तिगत है? इनके हेल्थ मिनिस्टर के द्वारा जो हेल्थ की राशि है वो खुद डकारने की कोशिश, क्या यह व्यक्तिगत है? इनके मंत्री आलमगीर आलम द्वारा क्या ठेका पट्टा की सेटिंग करना, क्या यह व्यक्तिगत है? इनके मंत्री मिथिलेश ठाकुर द्वारा मंत्री रहते हुए कॉन्ट्रैक्ट करना, ठेका पट्टा करना, क्या यह व्यक्तिगत है? झारखंड के सियासी मैदान में चल रही उठापटक के बीच जेएमएम ने साफ कर दिया है कि आदिवासी सरकार को हटाने की कोशिश बर्दाश्त नहीं की जाएगी। नहीं, देखिए, ये लड़ाई कोई व्यक्तिगत तो है नहीं, ये सैद्धांतिक लड़ाई है और राजनीतिक लड़ाई है। और निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी जो सामंतवादी शक्तियों को रिप्रेजेंट करती है, उनको ये गवारा नहीं है कि यहाँ के जो भूमि के लोग हैं, जो यहाँ के मूलवासी हैं, यहाँ के आदिवासी हैं, उनका राज यहाँ पर स्थापित हो। और उसी को अपदस्थ करने के लिए सारी सीमाएं वो लांग रहे हैं और हम अपने सीमाना की रक्षा करना जानते हैं। हेमंत सोरेन सरकार को बीजेपी के खिलाफ इस लड़ाई में सहयोगी दलों का भरपूर समर्थन मिल रहा है। कांग्रेस का मानना है कि भले ही बीजेपी भ्रम फैला रही हो, लेकिन सरकार अगले 10 साल तक चलने वाली है। जब तक कोई कार्रवाई नहीं हो, जब तक कोई चीज नहीं हो, तब तक हम व्यक्तिगत किसी पर आक्षेप लगाएं। तो हमें लगता है कि इन चीजों से तमाम राजनीतिक दलों को बचना चाहिए। हम ये देख रहे हैं कि अगले आने वाले 10 वर्षों तक सरकार को कहीं कोई दिक्कत नहीं है और ये गठबंधन की सरकार है, गठबंधन के विधायकों के बदौलत बनी हुई सरकार है। तो हम समझते हैं कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है, ये ठीक है। अफवाह फैलाने वालों ने तो गणेश जी को दूध पिला दिया था। झारखंड की सियासत में क्या होगा ये फिलहाल कहना मुश्किल है, लेकिन जिस तरह से बीजेपी सरकार पर हमलावर है और भ्रष्टाचार को लेकर नए सियासी धमाके कर रही है, ऐसे में हेमंत सरकार रहने और नहीं रहने को लेकर राजनीतिक गलियारों में बहस तेज है। न्यूज़ 18 के लिए रांची से अविनाश कुमार की रिपोर्ट। और देखिए, धनबाद में गैंग्स ऑफ वासेपुर फिर से सुर्खियों में है। यहां प्रिंस खान के गुर्गों का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा है। प्रिंस खान के गुर्गों ने लाला खान हत्याकांड के अभियुक्त डब्लू अंसारी को गोली मार दी, जिसके बाद उसे गंभीर स्थिति में अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस अस्पताल पहुंचकर जांच में जुट गई है। प्रिंस खान की धमकी का वीडियो वायरल होने के बाद धनबाद में खुलेआम फायरिंग का दौर जारी है, जिसमें लोगों को चुन चुन कर निशाना बनाया जा रहा है। लोगों का इस पर कहना है कि जब एसएसपी को धमकी देने पर अपराधी का पुलिस सुराग नहीं लगा सकी, तो फिर आम जनता की सुरक्षा कौन कर पाएगा।
दिल्ली में निकला और मार कर क्या जाएगा। वो प्रिंस खान का आदमी लगा हुआ था, उसका बोला हुआ था पहले से कि लाला खान के पास जितना मारने में है आदमी है, हम एक ठो कभी नहीं छोड़े। वो जब धमकी एसपी को दे सकता है, डीएसपी को दे सकता है, तो हम लोग गरीब गुरबा आदमी को क्या वैल्यू है उसके सामने भाई। तो क्या लगता है प्रिंस खान का ही गुर्गा सब प्रिंस खान का ही आदमी है, उसी का शूटर लगाया हुआ। कल वो वीडियो करके सबके जारी किया है कि लाला खान को मारने वाला या उसका साथ जो 60-60 में एक ठो किसी को नहीं बख्शे। जब वो अपना मामा को नजरअंदाज कर सकता है तो हम लोग एक मामूली सा ड्राइवर क्या भरोसा। और वही गुमला के भरनों में पारस नदी पर पुल निर्माण के कार्यस्थल पर अपराधियों ने हमला बोल दिया। अपराधियों ने 14 मजदूरों से मोबाइल छीन लिए और काम बंद कराने की भी धमकी दी। अपराधियों ने कहा कि जब तक उन लोगों से ठेकेदार की बात नहीं हो जाती है तब तक किसी भी हालात में काम शुरू नहीं करना है। पुलिस मामले की जांच में फिलहाल जुट गई है। बताया गया कि हथियार भी थे 1-2 के पास और कम से कम 6-7 लोग थे जिन्होंने भय दिखाया हथियार का, और जो मजदूर वहाँ काम कर रहे थे उनके साथ मोबाइल छीन लिया और उनको कुछ धक्का मुक्की भी किया। उसमें त्वरित कार्रवाई के लिए आगे कार्रवाई कर रहे हैं। शीघ्र ही उनकी पहचान हो जाएगी और उनको अरेस्ट करके जेल भेज देंगे। बाद में आलाएं कि उठाओ मिला। उसके बाद में मोबाइल लाओ, मोबाइल दो, जैसे बोले तो मोबाइल हम लोग देते हैं, मोबाइल दे दिए। उसके बाद में जब तक हम लोग का मोबाइल नहीं वापस नहीं करेंगे तब तक काम बंद करना है। और गोड्डा के पथरगामा और देवदार थाना क्षेत्र में बालू का अवैध कारोबार खूब फल फूल रहा है। रात के अंधेरे में यहां धड़ल्ले से बालू की गाड़ियां चलती हैं, जिसकी तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर मौजूद है। बालू से लोडेड एक के बाद एक ट्रैक्टर पार हो रही है, जिसके साथ साथ कुछ बाइक सवार भी नजर आ रहे हैं। इन तस्वीरों को देखकर अब ये सवाल उठता है कि पुलिस की नाइट पेट्रोलिंग के बावजूद आखिर कैसे ये गाड़ियां इतनी रफ्तार से चलती हैं। झारखंड में अवैध बालू खनन का खेल निराला होता चला है। दिन के उजाले की अगर हम छोड़ दें तो रात के अंधेरे में जिस तरीके से बालू की गाड़ियां धड़ल्ले से चलती है, ये किसी से गुरेज नहीं किया जा सकता है कि बालू का नदियों का दोहन नहीं हो रहा है। चाहे एनजीटी की रोक हो या पंचायत चुनाव का काल हो, हर दरमियान आपको बालू का जो अवैध खेल है वो देखने को मिलेगा। और खासकर पथरगामा के सनातन घाट या पथरगामा के अन्य घाटों से जिस तरीके से हर रोज रात में बालू की गाड़ियां चलती है, आम लोगों का जनजीवन भी तबाह होता नजर आता है। आम लोग भी वीडियो शेयर साझा कर हमारे साथ कहते हैं कि जिस तरीके से रात के अंधेरे में बालू की गाड़ियां चलती हैं, यहाँ किसी की भी जान को भी खतरा है, क्योंकि जिस तरीके से तेज रफ्तार में गाड़ियां हर रोज गुजरती है, अगर कोई सड़कों पर आ जाए तो शायद बालू ट्रैक्टर उन्हें देखता भी नहीं है और रौंद कर चला जाता है। बावजूद इसके जब बालू की कहानी किसी वरीय अधिकारियों से पूछी जाती है तो वो कहने से वो भी गुरेज नहीं करते हैं कि हमने कार्रवाई की है और बालू को बंद कर दिया है। लेकिन बालू का खेल कितना बंद हो पाया है ये आपके स्क्रीन पर साफ दिख रहा होगा। और देखिए, बोकारो के पावर प्लांट में अचानक एश पाउंड के टूट जाने से चास की ग्रामीण इलाकों की बड़ी आबादी काफी परेशान है। घर बार डूब चुके हैं तो वहीं लोगों के खाने पीने की चीजें भी बर्बाद हो रही हैं। इस रिपोर्ट को देखिए। पानी में डूबा हुआ घर, पानी के बीच सफर कर रहे लोग, घर के अंदर पानी में डूबी मोटरसाइकिल। भीषण गर्मी में क्या ऐसी तस्वीरें कोई सोच भी सकता है? जवाब ना में ही होगा, लेकिन ये तो सचमुच में बाढ़ जैसे हालात की तस्वीरें हैं। बोकारो के चास इलाके की इस तस्वीर की सच्चाई क्या है वो भी जान लीजिए। दरअसल पानी के तांडव का ये नजारा बारिश या बाढ़ से नहीं बल्कि पावर कंपनी के ऐश पॉन्ड टूट जाने की वजह से हुआ है। सुनिए हरला थाना क्षेत्र के राउत डी के रहने वाले लोगों की पीड़ा। कितना नुकसान हो गया हम लोग का? क्या नुकसान हुआ? का बकरी आदमी बच्चा सब कितना डूब गया। चावल आटा चूल्हा चौकी सब कुछ चल गया तो हम लोग कैसे खाना खाएगा, कैसे हम लोग बाल बच्चा पोसेगा। यहाँ बोकारो स्टील और बीपीएससीएल के ज्वाइंट वेंचर में चल रहे पावर प्लांट के ऐश पॉन्ड में सफाई का काम चल रहा है, जिसे किसी निजी एजेंसी को सौंपा गया है।
लेकिन कंपनी की लापरवाही के चलते ऐश पॉन्ड अचानक से टूट गया और इसकी जद में आए यहाँ के करीब 25 घर, जहाँ तकरीबन 100 लोग रहते हैं। अब ऐश पॉन्ड का पानी यहाँ वहां भर चुका है। लोग परेशान हैं। घर का सामान तो बर्बाद हुआ ही, खाने पीने की चीजें भी पानी की भेंट चढ़ चुकी हैं। अब क्या खाएंगे, कैसे रहेंगे? दिक्कत यही है कि मान लीजिए डैम फूट गया। एक काम मंजूर अंसारी का है, लेकिन उसको हम लोग कल बोले थे कि डैम फूट जाएगा, लेकिन हम लोग को बात वो नहीं सुना और नहीं सुनने के कारण ये वाला डैम फूट गया। हम लोग को घर द्वार डूब गया सब। फिलहाल पेड़ के नीचे यूं ही इन लोगों ने शरण ले रखी है, लेकिन जिस तरह से बगैर सतर्कता के साथ ऐश पॉन्ड की सफाई का काम किया गया और पॉन्ड टूटा, वो प्रबंधन के साथ ही कंपनी की बड़ी लापरवाही को उजागर कर रहा है। इस पूरे मामले पर कंपनी से जुड़ा कोई भी शख्स कुछ भी बोलने को तैयार नहीं। मृत्युंजय कुमार, न्यूज़ 18, बोकारो। और बोकारो स्टील सिटी के फ्लाई ऐश पाउंड की दीवार क्षतिग्रस्त होने से निचले इलाके में कुछ घरों में पानी घुस गया था। इसकी जानकारी के बाद चास के एसडीओ ने राउतडी गांव का दौरा किया, साथ ही प्रभावित परिवारों को हर संभव मदद का भरोसा दिया है। वहीं घटना के कारणों की जांच के लिए एक कमेटी गठित की गई है, जो मामले की जांच कर कारणों का पता लगाएगी। साथ ही इससे बीएसएल प्रबंधन को भी अवगत कराया जाएगा। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।